पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपको बता दें कि आप स्पेस आइसोमेरिज्म के अंतर्गत कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का स्टडी आपने स्टार्ट किया। और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म भी दो टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का स्टडी हम लोग पिछले लेक्चर में किए और आज आइसोमेरिज्म का इट मीन्स स्टेरियो केमिस्ट्री का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसके बाद मेजो फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म, लिवो फॉर्म, रेसमिक फॉर्म, इन सभी फॉर्म के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कायरल कार्बन एटम के बारे में भी जानेंगे। तो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक स्टूडेंट को पूरा प्रयास रहेगा कि समझ में आए, पीछे के पढ़ाई से इसका कोई लिंकअप नहीं है। शुरू हो रहा है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसा कि आप इसके नाम से ही स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स के उस ब्रांच को ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो जरा समझा जाए क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या कॉन्सेप्ट लेकर आया है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी but having different optical property are called optical isomers and the phenomenon is called optical isomerism। सब कुछ समान दिख रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, लेकिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फेनोमेनन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को जानना पड़ेगा लाइट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स का आप स्टडी अगर ऑप्टिक्स का स्टार्ट कर दिया, अभी हमने तुरंत बताया द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो लाइट के बारे में वहाँ स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि लाइट दो टाइप का होता है। एक ऑर्डिनरी लाइट होता है, एक ऑर्डिनरी लाइट होता है और एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है। Ordinary light, the light which travel in all direction, the light which occupies a several path। मतलब एक ऐसा लाइट जो बहुत गमन करते समय बहुत सारे पाथ का फॉलो करता है, उसको ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। आपको बता दें कि जो भी बल्ब, मरकरी, मून, सन, जितना भी आपके सामने लाइट है, जो भी नेचुरल या आर्टिफिशियल, कोई भी बल्ब का, ट्यूब का या मून का, सन का, स्टार का, किसी भी चीज का, सारा लाइट ऑर्डिनरी लाइट है। सब गमन करते समय बहुत सारे पथ का फॉलो करता है। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि ये बल्ब है, ठीक है, तो ये गमन करते समय बहुत सारे पथ का फॉलो करता है। तो बहुत सारे पथ का फॉलो करता है, किसी एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं मूव करता है, तो हम इसको कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। लेकिन आप सभी स्टूडेंट यूज कर चुके हैं पीपीएल को। बचपन में लेजर लाइट का इस्तेमाल करते थे। तो लेजर लाइट जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, एक प्लेन में चलता हुआ दिखाई देता है, उसका पथ तक आप देख पाते हैं। कोई भी डस्ट या कोई भी उसके रास्ते में आ जाता है तो उसमें तैरते हुए दिखाई देता है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर्टिफिशियल लाइट होता है, होता नहीं है, बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है ये भी हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट का ज़रूरत है इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमर्स का स्टडी करने के लिए। कैसे बनता है सीखिए। जब किसी ऑर्डिनरी लाइट को, यानी हमने एक बल्ब लिया और इस बल्ब के सामने हमने निकोल प्रिज्म रख दिया। निकोल नामक साइंटिस्ट के द्वारा ये कैल्साइट से बना हुआ ये प्रिज्म होता है। जैसे ही ये ऑर्डिनरी लाइट इस निकोल प्रिज्म से होकर गुजरता है, अपने आप एक प्लेन में चलने वाले लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। एक प्लेन में, वैसे ही जैसे कि लेजर लाइट आप देख चुके हैं। जब इस तरह का लाइट किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन पर पड़ता है, जैसे हमने एक कंपाउंड का सॉल्यूशन ले लिया,
ये पूरा साथ साथ एक इंस्ट्रूमेंट भी बना दे रहे हैं। ये पूरा एक ट्यूब में पैक कर दिए। यहाँ पर एक होल जहाँ पर बल्ब प्रेजेंट है और यहाँ निकोल प्रिज्म उसी में है, और यहाँ पर एक होल है जहाँ आराम से किसी कंपाउंड का आप सॉल्यूशन भर सके। तो हमने ले लिया लैक्टिक एसिड। क्या ले लिया? लैक्टिक एसिड का सॉल्यूशन। इस लैक्टिक एसिड के सॉल्यूशन को हमने यहाँ रख दिया। तो जैसे ही हम इस लैक्टिक एसिड के सॉल्यूशन को रखेंगे, तो रख भी दे रहे हैं, CH3 CH COOH OH COOH। तो जैसे ही ये लाइट पड़ेगा, इस लाइट के प्रति ये एक्टिविटी दिखाएगा, तुरंत इस लाइट को खुद स्वयं एक निश्चित डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो आज तक हम लोग जानते थे कि लैक्टिक एसिड केवल होता है जो मिल्क में पाया जाता है। आज से जानेंगे कि इस धरती पर लैक्टिक एसिड भी 3 तरह का होता है। एक ऐसा लैक्टिक एसिड जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के सुई के दिशा में, ठीक है। तो ये कहलाता है डी लैक्टिक एसिड। अगर हम लैक्टिक एसिड का सैंपल ऐसा लिए हैं जो जैसे ही ये PPL पड़ा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मोड़ देगा, तो हम उस लैक्टिक एसिड को एल लैक्टिक एसिड कह देंगे। और एक ऐसा लैक्टिक एसिड जिसमें दोनों का मिक्सचर होगा, डी का भी और एल का भी, तो वो DL लैक्टिक एसिड। तो वो और डिटेल में आप जानेंगे। फिलहाल ये जानिए कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं इस यूनिवर्स में, इस धरती पर, जो PPL के सामने अपना एक्टिविटी दिखाते हैं, उसको मोड़ने का कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, तो उसके नाम के आगे D लग जाता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ देते हैं तो उसके नाम के आगे L लग जाता है, मतलब वो कंपाउंड का D फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए, ये भी लैक्टिक एसिड है, और ये भी लैक्टिक एसिड है। जब हम इस सैंपल को वहां पर रख रहे हैं, तो ये PPL को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ रहा है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है दोनों लैक्टिक एसिड। लेकिन ये हो गया डी लैक्टिक एसिड और ये हो गया एल लैक्टिक एसिड। तो हम आपको आज समझाना ये चाहते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम इंपिरिकल फॉर्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, same physical and chemical property but having different optical property are called optical isomers। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और ये फेनोमेनल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सवाल उठता है कि व्हाट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मीन्स डिफरेंट ऑप्टिकल बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, डिफरेंट ऑप्टिकल बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज सीधा ऐसे आ रहा था, ये कंपाउंड इसको कुछ एंगल से मोड़ दिया, तो जितने एंगल से मोड़ दिया ये लाइट सीधा आ रहा था, और ये कंपाउंड का सोल्यूशन इसको कुछ एंगल से मोड़ दिया। तो जिस एंगल से मोड़ देता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। लेकिन इस सैंपल को हटाकर इस सैंपल को भर दिए, तो इस लाइट को जो इधर की ओर मोड़ रहा है, ये इसको मोड़ रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया लिवो फॉर्म, कंपाउंड का एल फॉर्म, क्योंकि इसका नेचर है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा, तो इसका नेचर है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़े। तो शुरू से हमने ये बताया कि वैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये फिनोमेनन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में मोड़ना। तो सवाल उठता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है अभी हम तुरंत समझाएं कि व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म,
देन इट इज कन्वर्टेड इनटू पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। जब ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो एक प्लेन में चलने वाले लाइट में कन्वर्ट हो जाता है जो केवल एक पथ को फॉलो करता है। और इस तरह के लाइट के सामने कंपाउंड का सोल्यूशन जब आता है तो कंपाउंड का सोल्यूशन एक एक्टिविटी पेश करता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको आप उसी के आधार पर कंपाउंड को जज करते हैं कि वो एल फॉर्म है, डी फॉर्म है, डीएल फॉर्म है, एम फॉर्म में जो फॉर्म है। तो आप सभी स्टूडेंट को थोड़ा एक चीज़ हम दिखाना चाहते हैं जो हमने ये बनाया। वास्तव में ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल फिनोमेनन एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से स्टडी किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए, जिसको हम लोग कहते हैं पोलरीमीटर। ये है पोलरीमीटर, देख सकते हैं, ये पोलरीमीटर है, ये है बल्ब। यहाँ से स्विच ऑन जैसे ही हम करेंगे ये निकोल प्रिज्म के सामने जाएगा। ये ऑर्डिनरी लाइट दिखा रहा है कि ये जो लाइट है ये सभी डायरेक्शन में चलने वाला है। जैसे ही हम निकोल प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो एक प्लेन में चलने वाले लाइट से में ये कन्वर्ट हो जाएगा और तब जाकर ये कंपाउंड के सॉल्यूशन पड़ेगा। तो कंपाउंड का सॉल्यूशन एक एक्टिविटी प्रदर्शित करेगा। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखिए एक प्लेन में चलने वाले लाइट में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही कंपाउंड के सॉल्यूशन से ये गुजरा, कुछ एंगल से मोड़ दिया गया और आप ये हैं ऑब्जर्वर के रूप में जो देख पा रहे हैं कि ये लाइट सीधा आ रहा था और कुछ एंगल से मुड़ गया। अगर इधर मुड़ा तो समझ जाइए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर इधर मुड़ा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर इधर मुड़ा तो वो कंपाउंड का एल फॉर्म है, अगर इधर मुड़ा डी फॉर्म। क्लियर? तो ये था आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हर कॉन्सेप्ट। अब हम क्लियर करने जा रहे हैं जो आपने लिखा है, देख लीजिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब एक एक लाइन समझने का कैपेसिटी आप में आ गया है। देखा जाए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same structure formula, same physical and chemical property but having different optical property are called optical isomers and the phenomenon is called optical isomerism. Optical property means different optical behavior towards plane polarized light. When ordinary light is passed through Nicoll prism, then it is converted into PPL, यानी plane polarized light, PPL. Next, the instrument which is used for the observation of optical isomerism, optical isomerism के स्टडी के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं उसको कहते हैं क्या? पोलरीमीटर। इसके बाद the form of compound which rotates plane light towards right or in clockwise direction is called डेक्स्ट्रोफॉर्म। मतलब कंपाउंड का दो फॉर्म हमने आपके सामने लाया। जो कंपाउंड का फॉर्म पीपीएल को राइट साइड में मुड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा, उसको डेक्स्ट्रोफॉर्म कहेंगे, उसको डी फॉर्म कहेंगे, उसको प्लस फॉर्म कहेंगे। और जो कंपाउंड का फॉर्म पीपीएल पढ़ने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा, ठीक है, या लेफ्ट साइड में मुड़ेगा, तो उसको हम लिवो फॉर्म, एल फॉर्म और माइनस फॉर्म ऑफ द कंपाउंड कहेंगे। तो ये था आपका डेक्स्ट्रोफॉर्म और लिवो फॉर्म का मीनिंग। अब यहाँ एंगल ऑफ रोटेशन पूरी तरह से समझने के लिए आप तैयार हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट देख सकते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे आ रहा था, जिस एंगल से ये मुड़ जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन से, जिस एंगल से मुड़ जाएगा उसी एंगल को हम कहते हैं क्या? एंगल ऑफ रोटेशन। यानी द एंगल बाय विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड बाय इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन का मान दो चीज पर डिपेंड करता है। पहला, लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन पर। अभी आपके सामने अभी हमने ये बनाया, यहाँ इसका लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इतना, जितना सेंटीमीटर सॉल्यूशन लिया गया है इतना से लाइट होकर गुजरेगा, तो लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ, ठीक है। और दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसके कॉन्सेंट्रेशन पर भी। तो थीटा दो चीज पर डिपेंड करेगा, थीटा प्रोपोर्शनल टू एल और थीटा प्रोपोर्शनल टू सी, और दोनों को एक में मिक्सअप करेंगे
तो थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, CL। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात है, एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ सॉल्यूशन और एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ हो गया दैट इज थीटा प्रोपोर्शनल टू L और थीटा प्रोपोर्शनल टू C। तो ये हो गया थीटा प्रोपोर्शनल टू CL। प्रोपोर्शनल हटते ही यहाँ कांस्टेंट आ गया और कांस्टेंट हटते ही कांस्टेंट बल्कि आ गया, कांस्टेंट कौन आया, अल्फा। ये है प्रोपोर्शनल साइन और ये है अल्फा, दोनों लिखने में ध्यान दीजिएगा। ये प्रोपोर्शनल साइन है, ठीक है, और ये जो है अल्फा का साइन है। तो ये अल्फा क्या है, तो स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यहाँ अल्फा बराबर थीटा बाई CL लिया गया। अब बात करते हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक का जिसका नाम है काइरल कार्बन एटम। लेकिन उससे पहले कंडीशन टू डिस्प्ले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशन टू डिस्प्ले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट, मॉलिक्यूल मस्ट हैव काइरल कार्बन एटम। मॉलिक्यूल में कम से कम एक काइरल कार्बन एटम अवश्य होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फेनोमेनन दिखाएगा। सवाल उठता है कि काइरल कार्बन एटम क्या होता है, तो बहुत आसान है, तुरंत जान जाएंगे आप लोग कि काइरल कार्बन एटम क्या है। वो कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा होता है, उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, काइरल कार्बन एटम। यानी ये कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड बाय 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स। तो अगर आप वास्तव में समझ गए तो बताइए, क्या ये काइरल हो सकता है? एकदम नहीं, क्योंकि तीनों तरफ H मिलेगा। तो ये कार्बन काइरल कार्बन एटम, ये कार्बन काइरल हो सकता है क्योंकि ऊपर CH3 है, इधर OH है, इधर H है, इधर X Y Z A सब डिफरेंट, इसलिए ये काइरल है। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप अभी तुरंत फाइंड द नंबर ऑफ काइरल कार्बन एटम इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में काइरल कार्बन एटम की संख्या बताना है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। और आपको काइरल कार्बन एटम बताना है। तैयार है आप लोग? चलिए, क्या ये काइरल हो सकता है? काइरल कार्बन एटम हमेशा सैचुरेटेड कार्बन होता है, 4 बॉन्ड जोड़ने वाला होता है। और डबल बॉन्ड आ जाए तब डायरेक्ट बोल दीजिए कि तो पहले होगा नहीं, नीचे वाला होगा नहीं, क्योंकि 2 सेम एटम से आ गया है। बच गया ये चारों, ये काइरल है, ये है, ये है और ये है। इधर H है तो इधर OH है, इधर एल्डिहाइड है और नीचे इतना बड़ा ग्रुप है। उसी तरह सबको देखते रहिए। इसको देखिए तो ऊपर इतना बड़ा ग्रुप है तो इधर OH है, इधर H है, नीचे इतना बड़ा ग्रुप है। तो 4 कार्बन एटम इस ग्लूकोज में है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो लास्ट सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ काइरल कार्बन एटम इन फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। फ्रुक्टोज में काइरल कार्बन एटम निकालना है, जिसका जरूरत पड़ेगा बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर को पढ़ने में। इसलिए आप सभी स्टूडेंट ध्यान देकर इस स्टेरियो केमिस्ट्री के पोर्शन को पढ़ लीजिए। आगे बायोकेमिस्ट्री ये सब पढ़ेंगे तो जरूरत पड़ेगा। चलिए स्टार्ट। क्या ये काइरल हो सकता है? क्या ये काइरल हो सकता है? क्या ये काइरल हो सकता है? इसके नहीं होने का कारण है 2 सिमिलर H, 2 सिमिलर एटम। यहाँ 2 सिमिलर एटम, दोनों काइरल नहीं हुआ। ये डबल बॉन्ड लेकर आ गया, ये काइरल है, ये काइरल है। और आपके एग्जाम में आ चुका है, फाइंड द काइरल कार्बन एटम इन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और अब जब ग्लूकोज फ्रुक्टोज में सीख गए तो कोई भी कंपाउंड में काइरल कार्बन एटम इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है। बिल्कुल नया चीज़ आप समझने जा रहे हैं। हर सेकेंड नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। सेकेंड कंडीशन, पहला कंडीशन क्या मिला? मॉलिक्यूल मस्ट हैव काइरल कार्बन एटम। और काइरल कार्बन एटम क्या होता है? ए कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप इज कॉल्ड काइरल कार्बन एटम, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूल मस्ट हैव या मस्ट कंटेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिससिमेट्री, नॉट
सैमेट्री, डिससैमेट्री। तो आज आप सभी स्टूडेंट को आज हम समझाएंगे साइमेट्री का कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा डिससैमेट्री का कॉन्सेप्ट। ये पढ़ाने का एक अलग टेक्निक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। और शायद आप लोग फिजिक्स मैथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ा दे रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या क्या होता है देख लीजिए। एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम इसको दो इक्वल हाफ में काटें, अगर दो इक्वल हाफ में ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप समझ गए अच्छे से, जल्दी से बताइए, क्या इस हाथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसको दो बराबर भाग में काटेंगे, कट जाएगा। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रख सकता है, इसका आधा भाग अलग है, अलग टाइप का आधा भाग, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रखने वाला है। चलिए दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक पॉइंट हम ले रहे हैं आपके सामने जहां से सभी जगह का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि इस ज्योमेट्री में, इस ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ गए? सब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री को तीन तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और तीसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अब आ रहा है आपके सामने। एक हम एक्सिस इससे गुजार रहे हैं, एक हम यहां से एक एक्सिस गुजार रहे हैं और यहां से एक्सिस गुजार दिए और स्विच ऑन करेंगे। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो एक सेकेंड में भी जितना बार रोटेट करेगा, एक ही फिगर को बार बार रोटेट दिखाएगा। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बीचों बीच एक एक्सिस गुजार दें और उसको 360 डिग्री पर रोटेट करें और वो एक ही फिगर को बार बार रिपीट करे, तो कहा जाएगा कि उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आपको बता दें, इस हाथ में ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सभी जगह का डिस्टेंस सेम नहीं है। और सच्चाई ये है कि जो कायरल सुन रहे हैं वो केयर वर्ड से आया है, और केयर का मतलब होता है हैंडनेस। हैंडनेस का मतलब हस्तता। हाथ में जो नियम लागू होता है, हाथ डिससिमेट्री है, डिससिमेट्री का कॉन्सेप्ट रखता है, सिमेट्री का इसमें कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। और हस्तता जो बोले वो हैंडनेस इंग्लिश में, हिंदी में हस्तता, मतलब हाथ में जो रूल लागू होता है डिससिमेट्री का, ये हमने बताया। तो यहाँ आपको बता दें कि वे सभी मॉलिक्यूल जो ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री रखते हैं, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री रखते हैं, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री रखते हैं, वही ऑप्टिकल आइसोमर्स का फेनोमेनन दिखाते हैं। तो आपसे पूछेंगे आज के बाद, क्या मीथेन ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा सकता है? एकदम नहीं। पहले तो कायरल कार्बोनेटम नहीं। क्या इथेन दिखा सकता है?
तो इथेन दो इक्वल प्लेन में काटा जा सकता है? नहीं। और दूसरा कायरल कार्बोनेटम है नहीं, इथेन पे कायरल है। तो जिसके पास एक भी सिमेट्री का कॉन्सेप्ट ना हो उसी को डिससिमेट्री या डिससिमेट्री मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। और वही ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा सकता है। तो ये आपका पोर्शन क्लियर हुआ। अब आप सभी स्टूडेंट जिस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पढ़े थे ई एंड जेड फॉर्म, ठीक है, आज पढ़ने जा रहे हैं आर एंड एस फॉर्म। और आपको उस दिन का पढ़ा हुआ नॉलेज लिया हुआ जो पढ़ाई है उसका भरपूर उपयोग होने जा रहा है, क्योंकि आर एंड एस फॉर्म भी उसी को समझ में आएगा जो ई एंड जेड फॉर्म पढ़ा है। आर एंड एस फॉर्म उसी को समझ में आएगा जो कौन इनगोल्ड परलॉक का सीक्वेंस रूल, प्रायोरिटी ऑर्डर रूल जानता है, जो बता सके किसका प्रायोरिटी पहले होगा, कौन हायर प्रायोरिटी का है, कौन लोअर प्रायोरिटी का है। तो चलते हैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन। ये पहला वन शॉट वीडियो तैयार हो रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, जो काफ़ी ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट को ये तैयार किया गया है। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए एक ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, और उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन समझकर पढ़े, देखिए कितना मजा आएगा। देखिए आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आर फॉर रेक्टस, एस फॉर सिनिस्टर। आर फॉर्म तब बोलेंगे जब हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। रेक्टस से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रेक्टस का मीनिंग होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और सिनिस्टर का मीनिंग होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब ये कब आर फॉर्म आप बोलेंगे, कब एस फॉर्म बोलेंगे, बस 5 मिनट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई मैसेज वैसेज देख रहे हैं तो बंद कर दीजिए, अब बोर्ड पर थोड़ा समझ लीजिए और बढ़िया से मन से ये वाला कल पढ़ कर जाइए, लगेगा कि आज क्लास आए थे। देखिए ध्यान दिया जाए, ये है एफ सी एल बी आर आई। सबसे पहले बता दें, यहाँ आर फॉर्म और एस फॉर्म डिफाइन करना है। आपको बताना है कि ये आइसोमर्स आर फॉर्म वाला है कि एस फॉर्म, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। बस हमको इतना आप लोग बता दीजिए कि ई फॉर्म और जेड फॉर्म पढ़े थे तो आपको कौन गोल्ड परलॉक का सीक्वेंस रूल बताया गया था, जिसमें बताया गया था रूल नंबर 1 में हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द प्रायोरिटी ऑफ द एलिमेंट और ग्रुप। तो बताइए सबसे अधिक एटॉमिक नंबर वाला कौन है। तो देखिए आर एस कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने का पहला स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द प्रायोरिटी ऑफ द ऑल द एटम और ग्रुप विच आर प्रेजेंट अराउंड द साइमेट्रिक सेंटर और कायरल कार्बोनेटम। यानी सर्वप्रथम कायरल कार्बोनेटम के चारों ओर जो एटम और ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी प्रायोरिटी डिटरमाइन करना है। नंबर 1 उसको बोलेंगे जो सबसे हायर है, नंबर 2 उससे कम, नंबर 3 उसको, नंबर 3 4 सबसे कम वाले को। चलिए नंबर 1 किसको दे रहे हैं, आयोडीन। एकदम सही, क्योंकि सबसे अधिक एटॉमिक नंबर यही है। उससे कम, उससे कम, सबसे कम। तो स्टेप 1 यही है कि जो भी एटम और ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कायरल। क्या आप लोग को ये बात क्लियर है कि ये एटम, ये कार्बन क्या है, कायरल है। कैसे जाने, चारों एटम डिफरेंट है। समझ में आ रहा है, मन लग रहा है। तो स्टेप 1 समझ में आ गया। कैसे 1 2 3 4 लिखाया, हमने बता भी दिया दोबारा। हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द प्रायोरिटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप। सबसे हाई एटॉमिक नंबर का आयोडीन है, इसलिए हम इसको रोल नंबर 1 दिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4। स्टेप 2 कहता है अरेंज द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट द बॉटम पोजीशन ऑफ द वर्टिकल लाइन। ये है वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है फ्लोरीन, उसको वर्टिकल लाइन के बॉटम पोजीशन पर लाना है।
और बॉटम पोजीशन पर लाने का दो तरीका है, 90 डिग्री से एक्सचेंज और 180 डिग्री से एक्सचेंज। 90 डिग्री से एक्सचेंज करवाइए कि वो वर्टिकल लाइन के बॉटम पोजीशन पर आ जाए, तो इस दोनों में एक्सचेंज होगा और इस दोनों में, जब इसमें एक्सचेंज होगा तो ये बाकी नहीं रहेगा। इसमें अगर इसमें 180 डिग्री का एक्सचेंज हो रहा है तो इसमें भी 180 डिग्री का होगा, इसमें 90 का हो रहा है तो इसमें भी। चलिए बोलिए, FI BR, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? स्टेप 3, स्टेप 2 कैसे हुआ एक बार फिर से, जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का आइटम और ग्रुप है उसको वर्टिकल लाइन के लोएस्ट पोजीशन पर लाना है बाय एक्सचेंज ऑफ अदर एटम और ग्रुप, अदर एटम और ग्रुप के एक्सचेंज से। स्टेप 3 फाइनल स्टेप पर पहुंच चुके हैं। मूव। अब हम इसका जो रोल नंबर है बोल दीजिए, यहाँ कौन आया है? 1, यहाँ, 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 ठीक है। मूव, मूव मतलब जाइए। 1 2 3 वाया 2, मूव 1 2 3 वाया 2, 1 से 3 जाइए 2 से होते हुए। If the rotation is clockwise, then the configuration is R, and if the rotation is anti-clockwise, then the configuration is S। क्या बोल रहे हैं? Move 1 2 3 वाया 2, 1 से 3 जाना है 2 होते हुए। जैसे यहाँ से नोखा जाना है तो बस पर लिखा रहता है सासाराम टू नोखा भाया मोकर, या भाया, या फिर सासाराम से विक्रमगंज जाना है तो लिखा रहता है सासाराम टू विक्रमगंज भाया नोखा, तो भाया मतलब से होकर। तो मूव 1 2 3 भाया 2, इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन द कॉन्फ़िगरेशन इज R, और इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन द कॉन्फ़िगरेशन इज S। चलिए 1 से 3 बीच में 2 आना चाहिए। चल रहे हैं तैयार है जाने के लिए? क्लॉकवाइज आया, एंटी क्लॉक क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज है, घड़ी के सुई के घड़ी दिखाएं, ठीक है? कोई दिक्कत है? चलिए जरा सा देख लिया जाए, अपना कैपेसिटी दिखा दीजिए हमको। आइए बोलिए, स्टार्ट। किसको 1 दे रहे हैं? 2 3 4, लाइए इसको खींच कर यहाँ 4 2, यहीं पर मूव 1 2 3 भाया 2। 1 से 3 जाना है, 1 से 3 जाना है 2 होते हुए। ऐसे जाएंगे तो डायरेक्ट आएगा, 2 नहीं आया तो आपको जाना होगा ऐसे। क्या रहा है? क्लॉकवाइज। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? स्टार्ट, बोलिए। किसको 1 दे रहे हैं? 2 3 4। जो भी स्टूडेंट अब यहाँ डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको हम कॉन इन गोल्ड पर लॉक का सीक्वेंस रूल का स्पेशल वीडियो भेजेंगे अलग, और आपको पर्टिकुलरली समझ में आ जाएगा कि ये 1 2 3 4 प्रायोरिटी कैसे डिफाइन हो रहा है। चलिए बोला जाए, अरेंज करिए। 4 मूव 1 2 3 वाया 2, 1 2 3 S फॉर। अब हम आप लोग के सामने मैजिक रूल समझाने जा रहे हैं, जहां कोई स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे। और वो कैसे? जैसे इस क्वेश्चन को देखा जाए, आंसर पहले से जान रहे हैं आप लोग, देखिएगा यहीं पर आंसर आ जाएगा। बोलिए कौन? 1 1 2 4।
यहीं पर घूम जाइए, 1 से 2 होते हुए 3 जाइए। चले गए? कौन सा आ रहा है, आर की एस? आंसर बोलना है आर। यही है मैजिक रूल। आएगा आर, बोलना है एस, आएगा एस, तब बोलना है जब लोएस्ट प्रायोरिटी का एटम और ग्रुप वर्टिकल लाइन पर नहीं हो तो आंसर बदल के बोलना है, और जब वर्टिकल लाइन पर हो तो आंसर नहीं बदल के बोलना है, जो आएगा वही बोल देना। तो ये विद इन 30 सेकेंड बनाने के लिए ट्रिक है, आर फॉर्म और एस फॉर्म। अगर आप वास्तव में हमारा क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मन लग रहा है, तो जल्दी से आइए, अपना कैपेसिटी दिखाइए। चलिए बोलिए 1 किसको दे रहे हैं? चलिए बोलिए 1 3। इसमें हमने बताया था हायर दी ग्रेटर दी नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर दी प्रायोरिटी ऑफ द अल्काइल ग्रुप। जिस अल्काइल में जितना ज्यादा कार्बन होता है उसकी प्रायोरिटी उतनी अधिक होती है। तो इसको आपने क्या बोला, 4, इसको 1 नंबर दिया, ज्यादा कार्बन होने के कारण उससे कम, ये हुआ उससे कम और सबसे कम। चलिए यहीं पर 1 से 3 जाना है, लेकिन 2 होते हुए आ रहा है एस, आंसर होगा। यह है मैजिक रूल, विदाउट फॉलो एनी स्टेप।